नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे राजा की जिसने भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लागू किया था। यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था वर्तमान समय की मूल रूप से जो ये हमारी फेयर प्राइस शॉप होती है ना, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, उसी के अनुसार हुआ करती थी। यानी कि प्रत्येक वस्तु के दाम जो है वह नियत कर दिए गए थे। तो आइए हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की, कि यह व्यवस्था सही थी या गलत थी, या इसे मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था और इसका क्या निष्कर्ष हमें निकलता है। ठीक है, चलिए देखिए। मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एमसीपी वर्तमान की फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य की दुकान जो होती है उसी की तरह हुआ करती थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद में इसकी शुरुआत की गई। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतता है 1303 ईस्वी में। इस समय शासक रतन सिंह हुआ करता था, उसकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। वो कहानी आप सभी को पता होगी। कहां से जानकारी मिलती है? तो कुछ किताबें हैं, कुल मिलाकर के 5 छोटी मोटी किताबें आती है जिनमें हमें इस बात की जानकारी मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख है फिरोज शाही, इसमें जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो की किताब खजाइन उल फुतुह, इसमें जानकारी मिलती है। इसामी की किताब है फुतुह उस सलातीन, इसमें जानकारी मिलती है। इब्न बतूता की किताब है किताब उल रहेला, और शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी ने लिखी थी खैर उल मजलिस। ये 5 किताबें ऐसी है जो मूल रूप से हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में बताता। इसे लागू क्यों किया गया? अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत वैसे भी अकूत धन संपदा वाला क्षेत्र था। अब इस दक्षिण भारत को जीतने की वजह से साम्राज्य में धन का प्रसार बढ़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वजह से मुद्रा का मूल्य घटा तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। यानी कि एक तरह से अगर मैं बात कहूं तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा बहुत आ गया था। चीजें कम थी, पैसा ज्यादा था। जब चीजें कम थी, पैसा ज्यादा था, तो स्वाभाविक बात है कालाबाजारी बढ़ेगी, चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे, तो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए देखो, एक सिंपल सी बात हमें समझिए। बेरोजगार था, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अब रोजगार आ गया, पैसा भी आ गया, मुद्रा का मूल्य कम हुआ। ठीक है, और कीमतों में वृद्धि हुई। आपके पास अभी जॉब नहीं है, कल से आपकी जॉब लग जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप मार्केट गए, वहां पर आपको कोई कपड़े पसंद आ गए, अभी नहीं ले सकते, लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो फिर क्या आप कपड़े नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तब आप ये थोड़ी सोचेंगे यार ये 5,000 की शर्ट है, मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? कमाते हैं सर, लेक्चरर हैं आप, क्यों नहीं ले पाएंगे? सब ले सकते हैं। तो आपके लिए पैसों की वैल्यू जो है वह कम हो जाएगी, तो मुद्रा की मूल्य कम हुई तो कीमतों में वृद्धि हुई, क्योंकि दूसरा लेक्चरर भी वहां पर है। ठीक है ना, तो कीमतें बढ़ने लगी। अब इसका उद्देश्य क्या था? जियाउद्दीन बर्नी ने मूल रूप से कुछ उद्देश्य बताए। पहला, कम खर्च पर ज्यादा सेना रखना। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का एक ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी, जिसे हम हश्म ए मुरत्तब कहते। अब स्थायी सेना थी, एक परमानेंट आर्मी रखी, उनको वेतन देना है। वेतन आएगा कहां से? वेतन तो दे रहे हैं लेकिन कम वेतन दे रहे हैं। कम वेतन पर ज्यादा सेना को रखना है तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं पर मूल्य को कम करना पड़ेगा, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं को दंड देना चाहता था क्योंकि अधिकांश व्यापारी जो है हिंदू थे। इस बात का कोई लॉजिक बैठता नहीं है, लेकिन हाँ, जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा है तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं कि साहब प्रजा का हित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अभी लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। अमीर खुसरो कहते हैं कि आम जनता को यह राहत पहुंचाना चाहता था कि आम जनता है उसे सही मूल्य पर एक वस्तुएं प्राप्त हो जाए, तो इसलिए यह काम करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अंतर्गत यानी कि इस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली में जो है वह 3 प्रकार के बाजार स्थापित करे। पहला बाजार था अनाज बाजार, ग्रोसरी मार्केट। दूसरा कपड़ा बाजार, क्लॉथ मार्केट। तीसरा था दास और मवेशियों का बाजार। ठीक है, जहां पर दास बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। इन तीनों बाजारों को सम्मिलित रूप से सराय अदल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान, कहा गया।
यानी कि जो तीन बाजार थे, इन तीनों बाजारों को सम्मिलित रूप से हमने क्या कहा, शराय ए अदल का नाम दिया। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, सबके साथ ही न्याय किया जाएगा। इन बाजारों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। आजकल आपकी परीक्षा में कथन वाले सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। इन बाजारों में सामानों और माल की आपूर्ति हेतु व्यापारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें कारवा कहा गया। भाई बाजार तो आपने बना दिए, लेकिन बाजार बनाने से ही मार्केट थोड़ी ना जमेगा, उसमें सामान भी तो लाना पड़ेगा ना, सप्लाई भी करनी पड़ेगी। सप्लाई करने के लिए व्यापारी नियुक्त किए गए। हाँ, यह पशु लेकर के आएगा, यह जानवर लेकर के आएगा, यह दास लेकर के आएगा, यह कपड़े लेकर के आएगा। और उन व्यापारियों को क्या कहा गया, जो इन बाजारों में माल की सप्लाई करते थे, कारवा कहा गया। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी आपको पता ही है, हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दीवान ए रियासत, यह एक वाणिज्यिक मंत्री था। व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु इसे स्थापित किया था। पहला दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्री मलिक याकूब को बनाया गया था। दूसरा शहनाए मंडी, ठीक है, पहला मलिक काबुल था। बाजार का प्रमुख शहना कहलाता था, ठीक है। तीनों बाजारों के शहनाओं का प्रमुख शहनाए मंडी कहलाता था, ठीक है। तो मूल रूप से दीवान रियासत, वाणिज्य मंत्री, व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु पहला मलिक याकूब था। दूसरा शहनाए मंडी, पहला शहनाए मंडी मलिक काबुल को बनाया गया। बाजार का प्रमुख शहना कहलाता था, और तीनों बाजारों के शहनाओं का प्रमुख जो है वह कौन कहलाता था, शहनाए मंडी कहलाता था। इस शहनाए मंडी के क्या क्या कार्य हुआ करते थे? पहला हुआ करता था व्यापारियों का पंजीकरण करना, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको लाइसेंस देना। व्यापारियों और कीमतों पर नियंत्रण रखना। कहीं कोई व्यापारी जो है वह कीमतों को बढ़ा चढ़ा करके तो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। न्याय का कार्य करना, यानी कि अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई ज्यादा कीमत में अगर कोई सामान खरीद ले, उसको पता नहीं है, तो उसके साथ न्याय का कार्य करवाना। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन थोड़ा सा समझने योग्य है कि जब शहनाए मंडी न्याय का कार्य करता था, तब उसे सराय ए अदल कहा जाता था। शहनाए मंडी बाजारों का प्रमुख हो गया, ये न्याय का कार्य भी करता था, और जब ये न्याय का कार्य करता था तो उसे सराय अदल कहा जाता था। समझ में आ गई क्या बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि शहनाए मंडी और शराय अदल, यह दोनों अलग अलग नहीं थे, यह दोनों एक ही थे। यह दोनों क्या थे? एक ही थे। चलिए, एक बरीद बनाया जो गुप्तचर होता था, ध्यान रखता था कहीं पर कोई चीज महंगी तो नहीं मिल रही है, कहीं सामान की कोई किल्लत तो नहीं हो रही है, कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है। अगला मनिहान या मुनही, यह भी एक गुप्तचर या जासूस हुआ करता था। मुहतसिब, बाजारों पर नियंत्रण रखने वाला। नाप तोल का निरीक्षक, कोई व्यापारी ऐसा तो नहीं कर रहा है ना जिसने उसकी तराजू में कोई गड़बड़ कर दी हो, तराजू में जो है कम वजन तोल रहा हो, ठीक है, तो इनके ध्यान देता था। परवाना नवीस हुआ करता था, व्यापारियों को परमिट देने वाला, ठीक है, आने जाने का। दीवान मुस्तकराज जो है ये भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए हुआ करता था। ये सब सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। अध्यादेश, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था हेतु 5 अध्यादेश जारी किए थे, ठीक है। कितने अध्यादेश जारी किए थे? 5। इन 5 को सम्मिलित रूप में जवाबित या फाबता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, इन 5 को ही जवाबित कहा जाता था, हम देशी भाषा में इन्हें फाबता कह सकते। पहला अध्यादेश सराय अदल था, यानी कि न्याय व्यवस्था का निर्माण करना था। दूसरा अध्यादेश वस्तुओं की सरकारी मूल्य सूची जारी करना था। कहा गया कि प्रत्येक अब दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर इस तरह से मूल्य सूची चिपकानी पड़ेगी कि हाँ, गेहूं यह रेट है, चावल की यह भाव है, जो दास है उसका यह मूल्य है, कपड़े का यह मूल्य है, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। तो वस्तुओं की सरकारी मूल्य सूची जारी करना। फिर आता है तृतीय, व्यापारियों का पंजीकरण करना, यह भी एक अध्यादेश था। चौथा, मुस्लिम व्यापारियों से संबंधित था, ठीक है। पंचम जो है परवाना नवीश की नियुक्ति को लेकर के था। परवाना नवीश मूल रूप से व्यापारियों को परमिट देने का काम करता था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए विशेषताएं देखिए। मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था के तहत सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो थी इनके मूल्य निर्धारित कर दिए, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण जो हाँ एक आदमी के रोजमर्रा के जीवन की जरूरत है
उनका मूल्य जो है वह डिफाइन कर दिया कि हाँ यह इसी मूल्य पर मिलेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। इन वस्तुओं की सूची जो है वह जियाउद्दीन बर्नी ने उपलब्ध करवाई है। जियाउद्दीन बर्नी पूरी सूची देता है कि साहब गेहूं ये रेट है, चावल ये रेट मिलेगी, ठीक है, मक्का ये रेट मिलेगी, बाजरा ये मिलेगा, कपड़ा ये है, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, कॉटन कपड़ा, ये फलाना ढीमका, ये पूरी लिस्ट दी है जियाउद्दीन बर्नी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यों की सूची किसने दी है? जियाउद्दीन बर्नी ने दी है। जैसे यहाँ पर कुछ वस्त्रों के प्रकार हुआ करते थे। किरपास यह सूती वस्त्र था। खुज्जे यह दिल्ली का एक रेशमी वस्त्र था। मैंने कल परसों ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रश्न करवाया था, खुज्जे क्या हुआ करता था, तो रेशमी कपड़ा था। इसी प्रकार सिलहटी यह भी क्या था, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र हुआ करता था। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए कुछ सिद्धांत और नियम पढ़िए कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जिसे मूल रूप से किस पर आधारित थी? बराबर सिद्धांत पर आधारित थी। बराबर सिद्धांत क्या होता है? प्रगतिशील उत्पादन लागत का सिद्धांत। ठीक है, इसके कुल मिलाकर के 7 नियम थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की यह व्यवस्था बराबर सिद्धांत यानी कि प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी। कुल इसके 7 नियम थे। पहला नियम, सभी वस्तुओं का मूल्य जो है वह तय कर दिया गया। ठीक है साहब। दूसरा, मलिक काबुल जो है इसको शहनाए मंडी बनाया गया। सरकारी गोदामों में अनाज को एकत्रित किया गया। इसका टारगेट क्या था कि मान लीजिए कभी आवश्यकता हो गई, अनाज कम है, तो उस अनाज की पूर्ति यहां से की जा सके। अनाज का परिवहन करने का जो अधिकार है यह मलिक काबुल को दिया गया। क्या बात की, जो शहनाए मंडी था। मुनाफाखोरी जिसे कमीशन कहते हैं, इसका कठोरता से रोक लगाई गई। किसानों को व्यापारियों को अनाज नगद मूल्य पर बेचने का आदेश दिया। किसानों को कहा कि भैया तुम व्यापारियों को जो अनाज बेच रहे हो ना, ये नगद मूल्य पर बेचिए। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। आपने अनाज दिया एक हाथ से तो दूसरे हाथ से व्यापारी कुछ सामान दे दिया करता था। भैया किसान को क्या चाहिए, तेल चाहिए, तुम तेल ले जाओ अनाज दे जाओ, घी चाहिए घी ले जाओ अनाज दे जाओ। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। अलाउद्दीन ने कहा जी नहीं जी, कैश में बेचो, नगद में बेचो, व्यापारी से पैसा लो। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। सातों, 3 अधिकारी प्रतिदिन अनाज मंडी से संबंधित रिपोर्ट जो है यह सुल्तान को देंगे। पहला अधिकारी शहनाई मंडी, दूसरा मनहियान यानी कि मुनही, और तीसरा बरीद। ठीक है, ये 3 अधिकारी जो है प्रतिदिन एक रिपोर्ट बना करके किसे देंगे? याद रखिएगा, अनाज मंडी की यह रिपोर्ट सुल्तान को देंगे। विशेष क्या था इसमें? विशेष यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने इस व्यवस्था के लिए पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू किया। सरकारी अनाज जो थे उनके क्या बनवाए? याद रखिएगा, गोदाम वह बनवाता है। कुछ विद्वानों के मत हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की इस व्यवस्था के संदर्भ में निम्न विद्वानों ने निम्न मत दिए। पहला, जियाउद्दीन बर्नी। अब दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा। सुल्तान की राजधानी दिल्ली अब जो है वह श्रेष्ठ व्यक्तियों के आकर बसने के कारण संसार की श्रेष्ठ राजधानी बन गई थी। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी यहां पर बहुत तारीफ करता है अलाउद्दीन खिलजी। कहता है कि सर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को ऐसा कर दिया कि दुनिया भर के लोग जो है वह दिल्ली आकर बसने के लिए तड़पने लगे थे। संसार की श्रेष्ठ राजधानी बनी। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि यह व्यवस्था सफल रही। अनाज की कीमतों में स्थायित्व आश्चर्यजनक था कि अनाज की जो कीमतें बड़ी फ्लक्चुएट हुआ करती थी उनमें एक स्थायित्व आ गया। यह स्थायित्व आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक ऊंट जो है वह एक जीतल का था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि आखिरकार वह जीतल था किसके पास। जियाउद्दीन बर्नी ने देखो कितने बढ़िया तरीके से प्यार किया है, लेकिन दूसरे हाथ से उसने तमाचा मार दिया। कह रहा है कि एक ऊंट का मूल्य केवल और केवल एक जीतल का था, लेकिन यहां पर बड़ा भारी प्रश्न यह है कि आखिरकार वह जीतल था किसके पास। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह बात किसने कही थी। तो याद रखिएगा, अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना रक्त बहाया जितना मिस्र के फराओ ने भी नहीं बहाया था। मिस्र में जो राजा होता था, सुल्तान हुआ करता था, उसे फरोहा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के लिए इतना रक्त बहाया था जितना तो मिस्र के फराहों ने भी नहीं बहाया था। तो जियाउद्दीन बर्नी के स्टेटमेंट से तो हमें ऐसा लगता है कि वह अलाउद्दीन को बड़े प्यार कर रहा है और दूसरे हाथ से चमाट मार रहा है। क्या यह बात क्लियर हो गई? अगली बात यहां पर समझिएगा, फरिश्ता क्या कहता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था सुल्तान द्वारा
शासित अधिकांश प्रांतों में लागू थी। तो यह नहीं कह सकते कि केवल और केवल दिल्ली में ही लागू थी, एक तरह से पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। मॉरलैंड कहता है कि यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अमीर खुसरो कहता है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसानों की आंखों से बहा हुआ रक्त था। यानी कि उसने लागू तो कर दिया, लेकिन इसके लिए किसानों का इतना शोषण किया गया कि उन किसानों का खून निकल करके उस रक्त को सिंचित कर रहे थे, जिससे उस मुकुट को सिंचित कर रहे थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने पहना हुआ था। ठीक है, तो ये थी कुल मिला रूप से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। सही थी या गलत थी, यह तो समय की मांग के अनुसार बात की जाती है। लेकिन हाँ, अगर दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को नियंत्रित कर करके बहुत अच्छा कार्य किया ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक वस्तुएं आसानी से पहुंच सके। लेकिन अगर उसने कीमतों को उस शर्त पर नियंत्रित किया कि जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, उनका शोषण हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी की यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था सही नहीं थी। सही पड़ताल और जांच तो बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा की जाती है। आप और हम यहाँ पर जो मूल बात करने के लिए आए थे वह अलाउद्दीन खिलजी की यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था है। अगर यह सही होती तो अमीर खुसरो यह बात नहीं कहता कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसानों की आंखों से बहा हुआ रक्त था। अगर यह सही होती तो जियाउद्दीन बर्नी यह नहीं कहता कि एक ऊंट एक जीतल का था, लेकिन वह जीतल था किसके पास, यह बात वह नहीं कहता। इसका मतलब वस्तुएं तो कीमत तो सस्ती हो गई थी, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति जो है वह खत्म हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था। बाकी अगर आप इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे राजस्थान में एकमात्र लाइव बैच जो है वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही चल रहा है। क्या बात क्लियर हो गई? एकमात्र लाइव बैच चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अब आपका विचार जो है वह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते जाइएगा कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, और क्या अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था सही थी तो यश कर दीजिएगा, और गलत थी तो नो करके हमें सूचना दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।